हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा काफी नजदीक है और प्रीलिम्स परीक्षा में अब आपके लिए जरूरी है कि आपने जो भी स्टैटिक विषय पढ़े हैं उनका रिवीजन हो और यही स्टैटिक विषय आपकी तैयारी में यहाँ पर धार देने वाले हैं। और धार देने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसके रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाएं। तो दृष्टि आईएएस ने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रैक्टिस सीरीज। यह सीरीज विभिन्न विषयों को लेकर संचालित की जाएगी, यानी इसमें अर्थव्यवस्था, राज्य और इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर हम यहाँ उपस्थित होंगे और उसके विश्लेषण के आधार पर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए हम राज्य से संबंधित हमारे पहले एपिसोड पर आज चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों पर आधारित ही यहाँ हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न के अलावा अन्य तथ्यों पर भी आधारित होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारे कथन क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। एक तो पूछा जा रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में और हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं। कथन पढ़िए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। तीसरा कथन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। और चौथा कथन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। अब बताना हमें असत्य कथन है, तो आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात करें कि इस प्रश्न का कौन सा कथन असत्य है, तो आपने पढ़ते समय ही समझ लिया होगा कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर नहीं है। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कुछ अन्य तथ्य भी शामिल हैं। हम धर्मनिरपेक्ष से अधिक पंथ निरपेक्ष हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण देखते हैं, यानी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है, यानी यह इसकी नकल भर नहीं है। तो दूसरा कथन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर हमारा पहला कथन सही हो जाता है। और क्या लिखा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाता है। और यदि हम अन्य विश्लेषण पर देखें तो देखिए क्या लिखा है, इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, बहुसंख्यक समुदायों द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया है। यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हिंदू जो समुदाय है उनमें दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न को भी रोका गया है। जो मुसलमान और ईसाई समुदाय है उनके अंदर भी महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होते हैं उसका विरोध किया गया है। और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा यदि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति या अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनके खतरों से भी निपटने की बात कही गई है और उसके समाधान की बात यहाँ पर कही गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बी, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। और दूसरा कथन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ शब्द ध्यान रखिएगा, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक, और यहाँ पर क्या लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आइए हम देखते हैं इसके विश्लेषण को, क्योंकि क्या पूछा गया है, असत्य कथन के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा विश्लेषण देखेंगे, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर भारत सरकार या कहें कि सरकार धार्मिक लोक व्यवस्था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, ये सीमित है। इसके अलावा देखें तो समाज में व्याप्त बुराइयों, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें क्या शामिल है, सरकार द्वारा विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
यानी आप बाल विवाह के खिलाफ, बहु विवाह के खिलाफ, मानव बलि के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ, जो कि समाज में कुरीतियां हैं, जो कि समाज की बुराइयां हैं, इनके खिलाफ आप कदम उठा सकते हैं और इन्हें भारतीय संविधान में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी है। संविधान धर्मांतरण, भय व लालच दिखाकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता है। संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित हों, उसका अंतःकरण कर सकें। अर्थात उपरोक्त दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा क्या गया है असत्य कथन के बारे में। तो ना तो एक असत्य है और ना ही दो असत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया है। दूसरा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की जा रही है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बात है? मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। यह हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि मूल कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। पहले भाग 4 तो था ही, फिर बाद में भाग 4 का जोड़ा गया और का जोड़ने के साथ ही इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। अर्थात कथन एक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कथन एक में क्या कहा गया है कि एक पृथक भाग शामिल किया गया, जबकि इसमें भाग शामिल नहीं किया गया। भाग 4 था, उसमें भाग का जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था? इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, संरक्षकों यानी अभिभावक की बात की जा रही है, का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अर्थात कथन 2 सही है, कथन 2 सही है और कथन 1 क्या है? गलत है। तो एक गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। सही पूछा गया है केवल 2, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है। दूसरा, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए देखते हैं विश्लेषण को। इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसकी पुष्टि करते हैं, दोनों ही कथन सही बताया जा रहा है। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह हमें मालूम होना चाहिए किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी के बारे में। 76 अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो महान्यायवादी निजी रूप से विधिक कार्य कर सकता है, इसकी परमिशन है। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, पर वोट देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, शामिल होने का अधिकार है। विधि में संसद की जो भी सदन होते हैं उसमें बैठेगा, बोलेगा, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकता। इसको अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यानी यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और दूसरा, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा उपमंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन है, हमारे कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इस प्रश्न के विश्लेषण को देखते हैं, यानी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 की बात कही जा रही है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको याद रखने के लिए जरूरी है।
यह राष्ट्रपति को उसके कार्य हेतु सलाह देती है और 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। यानी यहाँ पर हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम दूसरे कथन पर चर्चा करें तो दूसरे कथन के लिए जरूरी है हम मंत्रिपरिषद को देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां शामिल होती हैं। एक तो कैबिनेट, ये देखिए कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। यानी राज्य मंत्री और उपमंत्री कैबिनेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। और कथन में क्या कहा गया है, मंत्रिमंडल, ना कि मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ मंत्रिमंडल में यानी कैबिनेट में मंत्री, ये जो है यह मंत्री परिषद का अंग तो होता है, लेकिन कैबिनेट के अंतर्गत राज्य मंत्री और उपमंत्री इसके अंग नहीं होते हैं। तो हम बात करें तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला कथन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से 4 ऑप्शन में से संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नाममात्र और वास्तविक कार्यपालक हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कम से कम 1 वर्ष के लिए संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। और चौथा, मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं जिसे प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। आप इनके कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बात क्या कही जा रही है, राष्ट्रपति नाममात्र, प्रधानमंत्री वास्तविक। क्लियर हो जाएगा आपको पहले ही। दूसरा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो याद रखिए किसके प्रति उत्तरदायी, कीवर्ड्स यहाँ पर जरूरी है ना। कम से कम 1 वर्ष, ध्यान रखिए क्या 1 वर्ष की बात कही गई है। मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेता है, और ध्यान रखिएगा कौन शपथ दिलवाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कीवर्ड्स में आ जाती है ना। तो आइए हम कूट देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। और केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2। आइए हम इसका भी विश्लेषण देखते हैं, व्याख्या देखेंगे। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल 1 और 2। इसकी हम पुष्टि भी कर लेते हैं। कैसे, आइए तो देखिए। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरे कथन को देखें, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, किंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त है और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरी की ओर देखेंगे तो देखिए, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन क्या हो जाए, दूसरा कथन सही हो जाएगा और तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि कथन में क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री भी इसी के नेतृत्व करता होते हैं, है ना। कम से कम 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर क्या बात है, 6 माह के लिए। तो यह कथन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगले कथन की ओर। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उन्हें गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अतः 4 कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन सही है और है। कथन क्या है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा, राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। और तीसरा कथन है, राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। झूठ है, केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, उपयुक्त सभी। आइए इसे हम व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। क्या है, संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कथन देखिए क्या है, संविधान की 3री अनुसूची में मंत्रियों और न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। विकल्प बी देखिए क्या कहा जा रहा है, राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शामिल है, कहा जा रहा है ये बात। तो और यहाँ पे क्या लिखा है कि 3री अनुसूची में मंत्री और न्यायाधीशों की शपथ का यहाँ पर प्रारूप है।
तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे व्याख्या, उसमें जो पहली लाइन की तरफ हम देखें या पहले कथन, तो उसमें क्या लिखा है, प्रसाद पर्यंत, यह एकदम सही हो जाएगा। प्रतिज्ञान स्वरूप यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में क्या बात कही गई है, मंत्रियों और न्यायाधीशों। ठीक, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राज्यपाल। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तीसरा कथन सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। दूसरा कथन है, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। और तीसरा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं भी लिख के आता है कभी कभी, है ना। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्लेषण क्या कह रहा है, आपको बता दें कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। देखिए पढ़ते ही पहला हमारा जो तीसरा कथन है वो सही हो जाएगा, है ना। तीसरा देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी 1 सी और डी कुछ भी हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। अतः कथन 1 सही नहीं है, जबकि 3 सही है। 3 तो ऑटोमेटिक सही था, 1 गलत हो गया, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन नहीं किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, कि उनके अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा। और किसके आधार पर किया गया था, 1935 में जो चुनाव हुए थे ना प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जो बन के आए थे, उन्हीं के द्वारा फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से इनका चुनाव किया गया था। अब हम बात करें संविधान सभा के स्वरूप के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये तथ्य महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रांत एवं देशीय रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, में लिखा है कि मुसलमान, सिख और हिंदू, जबकि यहाँ पर शब्द क्या है, सामान्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगली लाइन है, क्या है, देसी रियासत के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन भी गलत हो जाएगा, केवल तीसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। आइए इस प्रश्न के विश्लेषण की ओर देखते हैं। इस प्रश्न के विश्लेषण में समझ में आएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया, यानी संविधान संशोधन कहां से लिया, हमने साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक, इसके साथ ही राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को भी हमने इसी से ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने शामिल किया था भारतीय संविधान में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें यदि हम, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है और है। क्या बात कही जा रही है, शब्द पकड़िएगा, उद्देशिका, प्रस्तावना की बात। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देशिका के बारे में कथन कहे गए हैं। कथन है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के स्वरूप निर्माण या रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि यह घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करिए। ऑप्शन है हमारे कूट क्या है, केवल 1, 2, केवल 1, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3। आइए हम इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं प्रश्न की ओर। यदि इसके उत्तर की जब बात करें हम, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। आइए इनकी पुष्टि करें। व्याख्या देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश को लेकर था।
अब सारांश को लेकर है, यानी उत्तरवर्ती चरणों की बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे हमारा पहला कथन सही हो जाता है ना। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि घोषणा थी। तो देखिए, यह प्रस्ताव उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप से, यहाँ पर इसके जो विस्तृत विवरण है इसका एक संक्षिप्त रूप है। हम यानी कह सकते हैं छोटे से कम शब्दों में पूरे संविधान की बातों को कह देना। तो यहाँ पहला कथन सही हो जाएगा। यह प्रस्ताव मात्र प्रस्ताव न होकर एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के रूप में थी। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप एवं प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ पर यह जो प्रस्ताव पेश किया गया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में बात की जा रही है। फिर बाद में कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। यह संविधान की आत्मा है एकदम, इसमें सारी चूंकि सार निहित है संविधान का, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। अतः कथन 3 बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में फिर नए प्रश्नों के साथ और उसकी व्याख्या के साथ। जुड़े रहिए और स्टैटिक पेपर की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।